12 दिसंबर 2019 है। हमारी मुलाकात नरेश कौशिक जी के साथ हो रही है। एक हमको सरसरी तौर पर बताइए कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र क्या है? मेरी ज़िंदगी का जो व्यावसायिक या प्रोफेशनल जो पहलू है वो 1978 1 मार्च 1978 से शुरू होता है, जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रेनी जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने ज्वाइन किया था टाइम्स ऑफ इंडिया। और वहाँ मैंने कोई 1 साल की ट्रेनिंग के बाद दिनमान में सब एडिटर रिपोर्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। कोई 2.5 बरस के बाद 1 साल की ट्रेनिंग और 2.5 साल और तो जुलाई के पहले सप्ताह में 1981 में मैं लंदन चला गया बीबीसी में काम करने के लिए, और तब से आज तक मैं बीबीसी में काम कर रहा हूँ। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपकी शिक्षा आरंभिक कहाँ हुई और क्या हुई? मैं तो दिल्ली में पला बढ़ा हूँ। दिल्ली मेरा घर रहा है, और मैंने हायर सेकेंडरी की, उसके बाद मैंने बीकॉम किया, फिर एमए इकोनॉमिक्स किया, और वहीं उसके बाद उसी के रहते रहते मैंने थोड़ा सा ऑल इंडिया रेडियो में कुछ ब्रॉडकास्ट शुरू किया, कुछ इधर उधर लिखा भी। लेकिन असली जो मेरा जो सफ़र है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रेनी जर्नलिस्ट वाला ही है, और वहाँ से मेरी शुरुआत होती है। मतलब पत्रकारिता को लेकर प्रेरणाएं आपको पहले से थी कि मतलब आपको पत्रकार बनना है? हाँ, बस असल में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पत्रकार ही बनना है, क्योंकि और कोई ऐसी चीज़ मुझे आकर्षित नहीं करती थी। मैं जब एमए का स्टूडेंट था या बीए का था, तभी से मैंने आकाशवाणी में थोड़ा बहुत मुझे थिएटर का शौक़ था, वो मैंने शुरू के समय में ऐसा किया, वहाँ ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर वहाँ। लेकिन फिर वहाँ जब आकाशवाणी में कुछ ड्रामा करने के बाद में मुझे लगा कि मुझे करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो मैंने प्रोग्राम करने शुरू किए। और तभी फिर मैंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रेनीशिप के लिए अप्लाई किया, और वहाँ ये उस समय हम लोग भाग्यशाली थे, उस समय वो स्कीम थी। उसके बाद तो कुछ साल के बाद तो वो फिर बंद ही कर दी गई। ये वो स्कीम थी जिसमें सुरेंद्र प्रताप सिंह, एमजे अकबर, गणेश मंत्री, धर्मयुग वाले या इस तरह के जो लोग थे, ये हमसे पहले गए। सुरेंद्र प्रताप सिंह ये हमसे सीनियर लोग थे, पहले से काम कर रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में। तो हम लोग 16 लोग थे उसमें। 16 में से 5 हिंदी के थे, 10 अंग्रेज़ी के और 1 मराठी का। महाराष्ट्र टाइम्स बेनेट कोलमैन ग्रुप का एक अखबार था। तो हम लोग उस समय जो थे, अभी तक बल्कि काफ़ी, तो कम से कम कोई 5-6 लोग तो हम अभी भी टच में हैं, और इतनी 40-42 साल की हमारी जो पत्रकारिता की जर्नी है वो हमने की है, और वो हम लोग टच में हैं। कुछ लोग और फील्ड में चले गए, उसमें 1-2 लोग उसमें सिविल सर्विस में चले गए। एक हमारे साथ सोहेला कपूर थी, वो अब थिएटर करती हैं। रमेश मेनन हमारे साथ थे, जो अभी भी बहुत सारी जगह उन्होंने काम किया। उसके बाद में अब वो मीडिया ट्रेनर के तौर पर काम करते हैं। एक हमारे साथ एक राजेंद्र मेनन थे। वो उन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, वो उन्होंने बहुत जगह काम करने के बाद में अब वो भी जैसे कुछ किताबें वगैरह भी लिखते हैं वो। तो इस तरह से एक हमारे साथ कृष्ण चोपड़ा थे। कृष्ण चोपड़ा जब मैंने मैं उनसे मिला हूँ तो वो पेंगुइन इंडिया के डायरेक्टर नहीं या एडिटर थे, चीफ एडिटर थे। तो इस तरह से हमारे साथी जो हैं जगह जगह हैं। राम कृपाल सिंह नवभारत टाइम्स में थे
कुछ समय के लिए रविवार गए थे, इंडिया टुडे ग्रुप में गए, उसके बाद वो नवभारत टाइम्स से रिटायर हुए, तो उनके साथ भी हमारा संपर्क है। तो इस तरह से हमारा, फिर मैं जब दिनमान में मैं बहुत दरअसल क्या था कि मैं ट्रेनी जर्नलिस्ट था, दिनमान में काम करने के लिए ही मैं आया था। उस समय मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया था। इकोनॉमिक्स तो उस ज़माने में हिंदी मीडियम में नहीं होती थी, तो मुझे थोड़ा सा ये कहने में बल्कि संकोच होता है कि मुझे हिंदी ठीक से लिखना नहीं आता था। हैं तो हम सब हिंदी वाले। तो बीए एमए आपने अंग्रेज़ी मीडियम से किया, सारे पेपर उस तरह से दिए, तो मेरी थिंकिंग प्रोसेस अंग्रेज़ी में होती थी। तो लेकिन मैं काम दिनमान में करना चाहता था, इसलिए मैंने हिंदी ट्रेनी का, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो कंपटीशन था उसमें मैंने हिंदी ट्रेनी के लिए आवेदन किया था। वो जब किया तो उसमें सिलेक्शन हो गया मेरा, लेकिन जब मैंने वहाँ फाइनल पोस्टिंग के लिए भी समस्या हुई, क्योंकि दिनमान में कोई वैकेंसी नहीं थी। बाकी जगह मुझे अभी तक याद है ट्रेनिंग ऑफिसर ने मुझे कहा कि धर्मवीर भारती आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं भारती जी से मिलने गया। तो मैंने ट्रेनिंग के दौरान क्योंकि मेरा अर्थशास्त्र मेरा विषय था, तो मैंने एक भारत की अर्थव्यवस्था पर एक आर्टिकल लिखा था जो उनको पसंद आया, उन्होंने धर्मयुग में छापा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने धर्मयुग में ट्रेनिंग क्यों नहीं ली, आप तो दिल्ली चले गए ट्रेनिंग के दौरान। मैंने कहा मेरी घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी, और तब आप धर्मयुग में कैसे काम करेंगे। तब मुझे चौंका, ये तो मेरा ट्रेनिंग के लिए फाइनल पोस्टिंग के लिए इंटरव्यू हो रहा है। तो मैंने उन बहुत ही क्षमा याचना के साथ कहा, मैंने कहा देखिए भारती जी, मैं कौन धर्मयुग में काम नहीं करना चाहेगा, लेकिन मेरे घर की स्थिति ऐसी है कि मुझे दिल्ली में जाना ज़रूरी है। अगर मैं धर्मयुग के लिए दिल्ली में काम कर सकूं तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये मुझे मालूम था कि वहाँ वो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा भी नहीं, ये तो संभव नहीं है, आपको तो फिर दिल्ली ही जाना होगा। और दिल्ली में वहाँ कोई वैकेंसी नहीं थी। जब वहाँ लेकिन रघुवीर साहे, मैं क्यों ट्रेनिंग के दौरान वहाँ काम कर चुका था, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप आएँ हमारे यहाँ, लेकिन वैकेंसी नहीं है, इसके लिए क्या करें। तो अब ये बहुत ही दिलचस्प किस्सा है कि वहाँ जब धर्मयुग से मैंने जाने से मना कर दिया, दिनमान में वैकेंसी नहीं, मैंने ट्रेनिंग के दौरान ही नवभारत टाइम्स में ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं दिनमान में काम करना। मैंने वात्स्यायन जी से जाकर मैं मिला था, अज्ञे जी उसके संपादक थे। अज्ञे जी से मैंने कहा कि देखिए आप तो यहाँ कुछ समय ही रहेंगे, और मैं तो आप ही ने स्थापित किया था दिनमान में, वहाँ काम करना चाहता हूँ। तो उनको कोई बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। तो जब पोस्टिंग की बात आई तो नवभारत टाइम्स जब अज्ञे जी से पूछा, कहा कि वो तो हमारे यहाँ काम करना ही नहीं चाहते हैं, वो तो ट्रेनिंग ही नहीं उन्होंने ली, तो वो हमारे यहाँ कहाँ काम करेंगे। तो इसलिए तो मुझे फिर पता चला कि मेरा जो पोस्टिंग लेटर है वो टाइप हो गया है माधुरी के लिए। अच्छा। तो मेरे लिए तो बहुत ही शौक की बात है। तो वहाँ ट्रेनिंग ऑफिसर के पीए ने कहा कि नरेश, आपका तो ये यू विल बी वेरी लकी एंड यू आर गोइंग टू फिल्म जर्नलिज्म। तब तक माधुरी निकलना शुरू हो चुकी? माधुरी तो बहुत पहले से निकल रही थी। हाँ, माधुरी पुरानी पत्रिका, अरविंद कुमार उसके एडिटर थे, और वो अपने आप में मार्केट लीडर थी हिंदी फिल्म जगत की, जो पत्रकारिता हैं उस जो पत्रिकाएं थीं उस समय। मैंने अरविंद कुमार जी से कहा, मैंने कहा अरविंद जी प्लीज़ रिजेक्ट कर दीजिए मुझे, मैं बिल्कुल कहीं से फिल्म जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं बनना चाहता हूँ। मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, और मैं तो दिनमान में काम करने के लिए आया हूँ यहाँ ट्रेनिंग लेने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो देखिए आप इसकी चिंता मत कीजिए, वो तो आप सीख जाएंगे, और मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी था तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, वो सीख। मैंने कहा नहीं, प्लीज़ मुझे रिजेक्ट कर दीजिए। मतलब ये देखिए कि वो अचंभे में पड़ गए कि आप, ये आपका अभी करियर शुरू हो रहा है और आप कह रहे हैं कि मुझे रिजेक्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा अगर आप रिजेक्ट नहीं करेंगे तो मुझे और कहीं नहीं भेजेंगे। मैं तो फिर उसके बाद में राम तरनेजा जो जनरल मैनेजर थे उनसे मैं मिलने गया। तो उनसे मैंने कहा कि देखिए आप मुझे प्लीज़ दिनमान में भेज दीजिए। मैंने कहा कि लेकिन माय यंग बॉय, देयर इज़ नो वैकेंसी इन दिनमान।
एंड देयर वोंट बी एनी वैकेंसी फॉर 5 years. मैंने कहा हु केयर्स, आई ओनली वांट टू वर्क फॉर फ्यू ईयर्स देन आई लीव. अरे आपने अभी शुरू किया, अभी साहब लीव की बात कर रहे हैं. मैंने कहा आई कम फॉर ट्रेनिंग फॉर योर ग्रुप. मैं तो यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, कुछ साल सीखने के बाद मैं दूसरी जगह चला जाऊँगा. तो अब ये देखिए, उस ज़माने में उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया. उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पास रघुवीर साहे का फ़ोन आया था और मैं आपको सुपर न्यूमररी एक होता है, तो आप कोई प्रमोशन नहीं होगा, कोई परमानेंट भी नहीं होंगे, लेकिन आपको कुछ जितने समय काम करना वहीं कीजिए. मुझे लगता कि आज की स्थिति में अगर मुझे बहुत ही एरोगेंटली इसको लिया जाता और मुझे निकाल बाहर करते वो, उन्होंने ऐसा नहीं किया. वो ज़माना पत्रकारिता का उस समय था. और ये सब दिग्गज लोग थे, रघुवीर साहे, अज्ञे, धर्मवीर भारती, उन सब लोगों के साथ मैं थोड़ा थोड़ा काम करने का मौका मिला था. तो वहाँ पर फिर वहाँ मैं चला गया. रघुवीर साहे जी ने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया. मैं जो स्टोरी करना चाहता था वो मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करना चाहता हूँ. कहा कि हाँ कीजिए. पार्लियामेंट कवर करना चाहता हूँ, पार्लियामेंट कवर कीजिए. क्योंकि मुझसे जितने सीनियर लोग थे वो सब लोग ये सब कर चुके थे. तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हमारे एक तरह से आर्ट और लिटरेचर वाले एडिटर थे, सर्वेश्वर जी ने मुझे कहा कि मुझे मालूम है नरेश तुमको थिएटर में रुचि है, अगर कोई किसी प्ले का रिव्यू करना है तो निसंकोच करो. तो मैंने कभी कभार में वो भी कर देता था. हालांकि सर्वेश्वर जी जैसा कौन रिव्यू करेगा, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम थे. और मैं वहाँ पर दिनमान में एक विभाजन था. एक न्यूज़ के लोग थे और ये साहित्य और लिटरेचर और साहित्य और कला वाले लोग थे. तो मैं जाहिर है कि मैं जो न्यूज़ वाले लोग थे उनमें था, लेकिन मेरा सबके साथ. तो मुझे शुरू में वहाँ फिर अंग्रेज़ी में लिखने में तो मुझे अभी तक याद है कि मेरी थिंकिंग प्रोसेस अंग्रेज़ी में लिखती, शुरू की बात है. तो मेरे साथ ही प्रयाग शुक्ल बैठते थे. तो प्रयाग जी से मैं कहता था, मैंने प्रयाग जी मैं ये सोच रहा हूँ, इसका लिए मुझे हिंदी का ये शब्द नहीं मिल रहा है, इसका किस तरह से कोई फ्रेज़. तो उन्होंने बिल्कुल उसको ऐसा नहीं लगा कि एरोगेंटली ये कह रहे हैं. तो वो समझ गए कि ये नया अभी MA करके आया, तो इसको पता नहीं है, जानकारी नहीं है. तो फिर मैं उसमें मैं चला गया. फिर वहाँ पर उन्होंने तो मुझे अभी तक याद है कि वहाँ जब भागलपुर ब्लाइंडिंग्स का केस हुआ था, तो मुझे रघुवीर साहे ने कहा कि ये जो लड़के जिन लोगों को ये ब्लाइंड किया है, ये दिल्ली आ रहे हैं और इनको हम चाहते हैं सबसे पहले हम इनको इंटरव्यू करें. तो ये जो है नरेश, ये तुमको इंटरव्यू करना है. तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको इंटरव्यू किया. तो वो अपने आप में एक जो है, मेरी 24 साल की उम्र थी, तो उसमें ये सब चीज़ें करने को आपको मिल रही हैं. उन्होंने मुझे और कई तरह की स्टोरीज़ करने के लिए प्रेरित किया. तो मैंने जो सीखा, यानी खबर के पीछे क्या खबर होती है, ये मैंने दिनमान में इन लोगों से सीखा था, जिसको मुझे आगे चलकर जब BBC में मैंने काम करना शुरू किया उसके कुछ समय बाद, उसमें मुझे काफ़ी मदद मिली. अब जाहिर है कि BBC का सफ़र ज़्यादा लंबा है और BBC में बहुत चीज़ें, आपका स्पेक्ट्रम भी बड़ा हो गया और चीज़ें आपको करने को मिली. तो वो मैंने फिर BBC में आकर किया. और BBC में भी जब अभी BBC जब पहुंचेंगे उससे पहले हमको ये बता दीजिए कि आपके पिताजी क्या करते रहे और आप लोग भाई बहन कितने हैं? जी, मेरे पिताजी तो अध्यापक थे संस्कृत के, और वो हैं हम लोग ओरिजिनली हरियाणा के, लेकिन उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर होती थी. हमारे पिताजी असल में वो अनाथ हो गए थे 1 साल की उम्र में. उनके सब परिवार के लोग चले गए थे. एक वहाँ कोई बीमारी आई थी, प्लेग शायद थी, उसमें सब चले गए. तो हमारे पिताजी अकेले बचे थे. तो उनको उनकी बुआ ने पाला था, और वो अपने सेल्फ मेड, वो हमारे पिताजी अपने गांव के ही नहीं, उस पूरे एरिया के पहले ग्रेजुएट थे, जो अपने दम पर वो पढ़े. और लाहौर में जाकर उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से उन्होंने डिग्री की थी. फिर वो पार्टीशन के बाद वो दिल्ली आ गए थे. पार्टीशन के दौरान ही हमारे पेरेंट्स की शादी हुई थी, तो वो फिर अपना सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाए, वापस आ गए. और शादी इन लोगों की दिल्ली में हुई थी. तो
फिर दिल्ली में ही बस गए। लेकिन जो है भाई, आपने पूछा, मेरी एक बहन है, हम कुल मिलाकर 5 भाई हैं, मैं दूसरे नंबर पर हूँ। मुझसे बड़े थोड़ा सा वो एस्ट्रेंज से रहते हैं, वो अलग, मेरा ज़्यादा दखल रहा है घर में। तो अभी भी जो है मैं कोशिश करता हूँ अपने भाइयों की जितनी मदद हो सके। तो क्योंकि मेरे पिताजी का जो देहांत हो गया था जब मैं 16 साल की उम्र में था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं उस समय पढ़ता था। उस ज़माने में भी जो है थोड़ा बहुत मैं एक्टिव था। स्टूडेंट एक एजिटेशन में मैं एक गिरफ्तारी देकर मैं तिहाड़ में भी रहा 1 हफ्ता 10 दिन। उस समय के एक छात्र आंदोलन चल रहा था, उसमें मेरा उठना बैठना उस समय SYS के लोगों के साथ था, समाजवादी योजन सभा के लोगों के साथ। तो अभी भी बहुत सारे पुराने दोस्त जो हैं, जो फिर आगे चलकर और हुए जब मैं दिनमान में मैं काम करने लगा। तो फिर ये दिल्ली से लंदन जाने की जो योजना, मतलब वो किसी योजना का हिस्सा था, संयोग था, या फिर क्या था? और क्या आपने इससे पहले, यानी 1981 में जब आप BBC पहुँचे होंगे, उसके पहले के BBC प्रसारण की दुनिया को आपने अपने सफ़र का कोई मंजिल जैसी या कोई पड़ाव माना था क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी BBC, मैं ईमानदारी से कहूँ, मैंने BBC को कभी सुना नहीं था। सिर्फ उसके बारे में सुना था, लेकिन मैं कभी रेडियो को, हालांकि मैं आकाशवाणी में उस ज़माने में न्यूज़ करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत हिस्सा लेता था, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं था। हुआ क्या कि मैं जब दिनमान का फाइनली एक पोस्टिंग लेटर लेकर वापस जब मैं आ रहा था ट्रेन से बम्बई से दिल्ली, तो मेरे साथ एक सज्जन बैठे थे। उनसे बात होने लगी। जैसे भारत में तो आप अकेले तो कैसे ही हो, आपसे कोई भी अजनबी बात करना शुरू कर देता है। तो एक युवक मेरे साथ बैठा था, उसने कहा कि भाई मैं एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, और लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा वहाँ होगा नहीं। मैंने कहा क्यों जा रहे हैं? कहा कि ये उन्होंने मुझे किराया दिया आने का, तो इस बहाने मैं दिल्ली हो आऊँगा, लेकिन मेरा इसलिए नहीं होगा कि मैं किसी को जानता नहीं, और भारत में जॉब ऐसे नहीं मिलता है। लेकिन मैं अभी एक विज्ञापन मैंने देखा है BBC का, और वहाँ पर तो सब मेरिट से होता है, तो वहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और इत्तेफाक से वो भी एक छोटा मोटा पत्रकार ही था। तो ये बात आई गई हो गई, तो मैं दिनमान ज्वाइन किया। मैं कोई स्टोरी के लिए कुछ रिसर्च कर रहा था लाइब्रेरी में। उस ज़माने में कोई इंटरनेट और गूगल तो होते नहीं थे, तो आप अपने आप पुराने अखबारों की फ़ाइल देखकर, तो उस स्टोरी के रिसर्च करते करते मैंने वो विज्ञापन देखा। वही फिर मुझे याद आया कि ये तो इन्होंने मुझे कहा था। तो मैंने कहा मैं तो अभी जो है, मुझे ये BBC का मतलब है तो बहुत ही सीनियर लोगों के लिए होगा, और जो है हालांकि वो जो युवक मिला था वो मेरी उम्र का है, लेकिन कहाँ हम और कहाँ BBC में काम करने वाले सीनियर लोग उस तरह से। तो मैंने ये किया कि मैंने खुद और एक मेरे मित्र थे दिल्ली में, हम दोनों साथ शाम बिताते थे अपनी, तो हमने दोनों ने अप्लाई किया। और ऐसे ही सोचा, उसकी डेट निकलने वाली थी, तो कल डेट निकली, तो जल्दी में फॉर्म भरा, और उसके साथ आपको कुछ पीस लिखना था जो हमने उसके साथ अटैच कर दिया। तो उसके कोई 15 दिन के बाद में मेरे जो दूसरे साथी थे उनके पास में रिजेक्शन लेटर आ गया। मैंने कहा कि मैं जमुना पार में रहता हूँ, तो वहाँ डाक वाक में खो गया होगा मेरा रिजेक्शन लेटर, हमें कहाँ। फिर पता चला 1 महीने के बाद में मेरे पास उसका पहली छंटनी में मुझे उन्होंने ले लिया कि भाई आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया है। तो रिटन टेस्ट के लिए नहीं, उसमें कहा कि आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे, पहली छंटनी में आपका आ गया है। तो मैं उसके बाद कोई बुलाया नहीं, तो फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप था, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी 79 में। उस हड़ताल के दौरान बहुत सारी मेल मिली नहीं। जब हड़ताल टूटी तो पुरानी मेल मिली, तो उसमें वो BBC की चिट्ठी थी
कि आपको जो है इस तारीख को अपना एक पेपर आपको भेजना है और उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट वगैरह होगा। तो उसकी डेट निकल चुकी थी 3 दिन पहले। ने कहा कि ये तो जो मेरे साथी दिनमान में मैं सबसे छोटा था उम्र में, तो बड़ा मुझे एनकरेज करते थे। कहा कि नहीं नरेश, तुम जाके बीबीसी के ऑफिस में बात करो, यहाँ पर निज़ामुद्दीन में ऑफिस है, और जाके बात करो। तो मैं गया बात करने वहाँ पर। तो वहाँ पर सतीश जेकब से मैं मिला। सतीश जेकब इत्तफाक से उसी स्कूल में पढ़े थे जिसमें मैं पढ़ा था। उनसे बात करने लगी तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आज ही एक टेलीग्राम भेज देता हूँ वहाँ पर। उस ज़माने में टेलीग्राम होता था। टेलीग्राम भेज दिया उन्होंने और कहा कि उसके बाद तुम्हारा जवाब आ जाएगा, अगर वो चाहेंगे तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। तो मैं फिर उसको भूल गया। लेकिन अगले ही दिन मेरे पास लंदन से टेलीग्राम दिनमान के ऑफिस में था। अब पहुंच गया। कहा कि इन व्यू ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन योर केस प्लीज सेंड योर पेपर्स इमीडिएटली। उन्होंने कहा कि उसमें कोई डेट दी कि अगले 4 दिन में या 5 दिन में आप भेज दीजिए। तो मैंने भेज दिए साहब। उसे भेजने के बाद उन्होंने फिर मुझे रिटर्न टेस्ट के लिए उसको उस पीढ़ी को पार कर, तो रिटर्न टेस्ट हो गया। तो रिटर्न टेस्ट के बाद एक ऑडिशन हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद में फिर वही हुआ कि पता चला कि फिर कि वो आ गई कि भाई आप ना, ऑल्दो योर पेपर्स, your performance was satisfactory, we haven't got any job at the moment. If any vacancy arises in the next 6 months or a year, then we'll contact you. तो मैंने सोचा कि ये अंग्रेज़ी ढंग से उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, बड़े शालीन ढंग से कहा है कि भाई आप तो यहाँ तो कोई वैकेंसी वगैरह होगी है नहीं अभी, जब होगी तो देखा जाएगा। लेकिन उसके कोई 7-8 महीने के बाद में वाकई उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि जैसा हमने पहले लिखा था, अब एक वैकेंसी आ गई है और अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो हमें बताइए कि आप। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल इंटरेस्टेड। तो मेरे बहुत ही दंग रह गया मैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने सोचा कि अभी फिर नई प्रोसेस होगी। फिर उनके पास मेरे पास एक लेटर आया कि भाई हमारे जो हैं सर्विस के डेप्यूटी हेड यहाँ आ रहे हैं और अगले हफ्ते इस होटल में ठहरेंगे, आप उनसे मिलिए। मैंने सोचा कि ये इंटरव्यू होगा, तो मैं उनसे मिलने गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हमने आपको लेने का तो पिछली बार ही तय कर लिया था, लेकिन जो है एक वैकेंसी को लेकर था कि वो हम उसको अभी भरें कि बाद में भरें, तो अब जो हमने सोचा कि उसको भर रहे हैं। तो आप को अगर आप तैयार हैं तो अगले 2 महीने में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात। तो इस तरह से वहाँ से फिर फॉर्मल लेटर आ गया। तो फिर दिनमान के मेरे जो सभी साथी थे बड़े, उन्होंने फिर एनकरेज किया और उसके बाद मैं यहाँ आ गया लंदन में। और लंदन में जो है उस ज़माने में ज़्यादातर ट्रांसलेशन होता था बीबीसी हिंदी सर्विस में, अंग्रेज़ी में। मैं न्यूज़ वाला था तो मुझे और मैं सीधे वहाँ डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता था, तो मुझे बहुत एक तरह से घुटन होती थी। तो वहाँ मैं क्यों अब क्या करें, तो मैंने उनको मनाया कि भाई आप मुझे कोई एक प्रोग्राम दीजिए जिसमें मैं कुछ ओरिजिनल कुछ कर सकूं। तो ओरिजिनल जो थोड़ा बहुत हो सकता था वो जो दूसरे मैगज़ीन प्रोग्राम्स थे इसमें, जिसमें मेरा दरअसल कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मैं जो साहित्य कला में वैसे रुचि थी, लेकिन उस तरह से प्रोफेशनली मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। तो एक प्रोग्राम था मनी एंड मार्केट्स, मुद्रा और मंडी। तो वो उन्होंने जो हमारे हिंदी सेक्शन के जो अध्यक्ष थे कैलाश बुधवार, उन्होंने कहा कि आप ये प्रोग्राम कीजिए। ये आपने कितने दिनों बाद अपने लिए इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, और क्यों आप
6 महीने में, मतलब 6 महीने में आप बिल्कुल फोकस थे कि आप। हाँ, मुझे कहा कि मुझे ये खाली ट्रांसलेशन से नहीं चलेगा, मुझे कुछ ओरिजिनल करना है। ओरिजिनल रिपोर्टिंग का कोई वहाँ गुंजाइश उस ज़माने में नहीं थी। तो कहा कि आप मैंने कहा कि मैं कुछ मुझे ऐसा प्रोग्राम दीजिए जिसमें कुछ न्यूज़ से रिलेटेड कुछ कर सकूं। तो उन्होंने फिर मुझे ये मुद्रा और मंडी प्रोग्राम, मेरा इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड थी, तो उसमें मैं अपनी भड़ास निकालता था। तो मैं न्यूज़ के जो विषय थे उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स लेकर नेशनल इंटरनेशनल उस पर मैं लिखता था और वो इंटरव्यूज़ करता था और वो करना शुरू किया। फिर उसके बाद में उन्होंने तभी वहाँ पर ये फॉकलैंड्स में अर्जेंटीना और ब्रिटेन की लड़ाई फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर हुई, उसमें उनको लगा कि मैं इसमें एक यंग जर्नलिस्ट है, ये थोड़ा सा उत्साहित है, इसको हम इसमें लगाते हैं। तो रात का प्रोग्राम उन्होंने मुझे करने के लिए दिया, तो वो प्रोग्राम मैं बड़े चाव से करने लगा। तो उसके बाद में फिर मुझे दिन के प्रोग्राम, तो ये समझिए कि मैं कोई 7-8 महीने में या 1 साल के अंदर अंदर मैं मेन करंट अफेयर्स प्रोग्राम करने लगा था, जो कि उस ज़माने में बड़े सीनियर लोग जो उस ज़माने में होते थे वही करते थे। हमारे जैसे लोग उसमें हिस्सा लेते थे, ट्रांसलेशन करते थे या न्यूज़ पढ़ते थे। न्यूज़ पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता था, न्यूज़ की स्टोरीज़ बनाने में, लेकिन उसमें ट्रांसलेशन ही होता था। लेकिन मुझे लगा कि ये सब नहीं चलेगा। कुछ समय के बाद में फिर मैंने सुझाव दिया कि हमें कुछ ओरिजिनल करना चाहिए। तो उसमें मैंने फिर ओरिजिनल मैंने हिंदी सर्विस के लिए अपने ये कैलाश बुधवार जी को मैंने वो कहा कि आप हमें 1-2 ओरिजिनल प्रोग्राम करनी चाहिए, अब टेलीफोन पर हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। उस ज़माने में टेलीफोन पर इंटरव्यू सिर्फ अंग्रेज़ी वाले करते थे, हिंदी में नहीं होता था, किसी भाषा में नहीं होता था। तो हमने पहले हिंदी सर्विस में शुरू किया। और मुझे अभी तक याद है कि मैंने एक इंटरव्यू हेमवती नंदन बहुगुणा को किया। उनको मैंने फ़ोन किया, कहा कि आप क्या आए हुए हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं लंदन से ही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। आप कैसे इंटरव्यू का, किसी को भेजेंगे क्या? मैंने कहा नहीं, आपसे टेलीफोन पर इंटरव्यू करेंगे। कहते ये कैसे हो सकता है, टेलीफोन पर आप कैसे कर लेंगे? आप आमने सामने तो हम आपको देख नहीं पाएंगे और आप मुझे देख नहीं पाएंगे, ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा नहीं, ऐसे ही होगा, ये इंटरव्यू मैं करूँगा और आपसे फिर आप 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद जो हमारी सभा का समय है उसको आप सुनिएगा, फिर बताइएगा मुझे, फिर मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगा। तो बहुगुणा जी काफ़ी जो है उस समय वो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज में से थे और काफ़ी और उन लोगों में से जो काफ़ी आर्टिकुलेट थे, लेकिन उनको ये बात समझाने में थोड़ा समय लगा। तो खैर उन्होंने उसको किया। तो इस तरह से हमने फिर एक हमने वो बनाया, मैंने एक न्यूज़ गैदरिंग नेटवर्क हिंदी स्पीकिंग लोगों का भारत में और भारत के बाहर, जिनसे हम ओरिजिनल रिपोर्ट, जो लोग रिपोर्ट लिख सकते थे लिख कर दे देते थे, नहीं तो हम उनको इंटरव्यू करके और उनसे कहते थे कि भाई आप जो हैं ये मत सोचिए कि आप हिंदी बिल्कुल क्लिष्ट हिंदी लिख रहे हैं, जैसी आप बात करते हैं, जैसे आप घर में किसी से बात करते हैं, जैसे आप अपनी माँ से बात करते हैं। जो हिंदी भाषी नहीं था उनसे हम कहते थे कि भाई आप कुछ तो हिंदी भाषी लोगों को जानते होंगे ना, उनसे जैसे बात करते हैं वैसे ही कीजिए, कोई बात नहीं, कुछ शब्द अगर अंग्रेज़ी के आ जाएं आप इसको। और ये बात मैंने रघुवीर जी से दिनमान में सीखी थी। वो ये कहते थे, और ये मैं समझता हूँ कि ये समझने की चीज़ है आज के पत्रकारों को। उन्होंने कहा कि आप, भाषा तो हमेशा बदलती है, आपको भाषा अपनी रखिए, आप शब्द किसी भी भाषा से ले लीजिए, व्याकरण आपकी हिंदी की होनी चाहिए। कहा कि आप स्कूल्स मत कहिए, स्कूलों कहिए, कि मैंने इतने स्कूलों का भ्रमण किया है, ये मत कहिए इतने स्कूल्स का भ्रमण किया है। आप ग्रामर अपनी रखिए, हिंदी की व्याकरण हिंदी की होनी चाहिए, लेकिन शब्द कहीं का भी आप ले लीजिए। और हमें तो अडॉप्ट करना चाहिए दूसरी भाषाओं के शब्दों को, ताकि हम उसको अपना सकें। तो ये दरअसल बहुत लोग प्रचार करते थे लोगों का, जो खासकर ये मैं समझता हूँ जो हिंदी भाषा के या भारतीय भाषाओं के पक्षधर नहीं थे, कहते थे कि ये तो रेलगाड़ी
तो वो कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं, वो तो लोह पथगामिनी कहेंगे। जबकि किसी अखबार ने, जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी पत्रकार ने कभी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये हमें हिंदी के पत्रकारों को और हिंदी भाषा में काम करने वाले लोगों को ये एक तरह से उनके प्रति दुष्प्रचार करने के लिए इससे होता था। तो खैर, तो वहाँ हमने इसी तरह से लोगों को ये अब तो जो न्यूज़ गैदरिंग नेटवर्क बनाया, इसमें मुझे अभी तक याद है हमने एक मॉस्को में एक साहब थे, उनको हमने पकड़ा। एक वॉशिंगटन में एक जगन्नाथ परिमू थे, वो उनको पकड़ा। इसी तरह से मुझे ये अभी तक याद है कि हमें गल्फ़ में 2-3 लोग चाहिए थे। दुबई में तो हमें मिल गए थे। हमारे एक अरुण सोलोमन नाम के एक जर्नलिस्ट थे, गल्फ़ न्यूज़ में काम करते थे, वो हमारे लिए करने लगे। तो हमें ईरान में चाहिए था कोई, हमें दमिश्क में कोई चाहिए था, इस तरह से। तो मुझे अभी तक याद है कि सईद नकवी साहब से मैंने पूछा कि सईद भाई आप जो है अभी ईरान गए थे? कहा कि नहीं, ईरान में तो अपने भोपाल के इरफान परवेज़ हैं भाई, उनसे बात कीजिए। अब वो भोपाल के क्या, वो 2 जनरेशन पहले वो कभी गए होंगे। तो लेकिन इरफान परवेज़ साहब को बहुत अच्छा लगा जब हमने उनको फ़ोन किया। सच क्या है कि हिंदी सर्विस ने उनको पहले कांटेक्ट किया, पर्शियन सर्विस ने बाद में किया, उर्दू सर्विस ने और बाद में किया। तो हम इन लोगों को इसी तरह से सीमा मुस्तफ़ा जो हैं वहाँ होकर आई थी, बेरूत गई थी। तो मैंने सीमा को फ़ोन किया, उन्होंने कहा सीमा क्या कोई बताओ हमें बेरूत में या दमिश्क में। कहा कि बेरूत में नहीं, दमिश्क में एक पहाड़ी जर्नलिस्ट है, वहाँ लोकल लोगों के लिए करता। तो इस तरह से मैंने अपने जो नेटवर्क था यहाँ का, उनके ज़रिए लोगों को ढूंढा। इसी तरह से श्रीलंका में एक साहब थे, हिंदू के लिए काम करते थे, हालांकि तमिल थे, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा बहुत हिंदी में इंटरव्यू देने लगे। तो इस तरह से इसी तरह से मैंने सोचा कि अब जो हमें डिफेंस या जो दूसरे इश्यूज़ हैं उन पर हमें प्रोफेसर लोग बाकी भाषाओं के तो मिल जाते थे। मैंने सोचा कि हमें जो है कोई डिफेंस पर चाहिए। तो मैंने उस समय ये जनरल अफसर करीम साहब, ये कोई डिफेंस रिव्यू नाम से कोई वो चलाते थे, तो उनको मैंने फ़ोन किया। तो बड़े खुश हुए कि भाई हमसे कोई तो अफसर करीम साहब को हमने सबसे पहले बीबीसी में शुरू किया था। उसके बाद में फिर यहाँ चैनल्स वगैरह में सब उनको यूज़ करने लगा। पता नहीं वो कहाँ है, मैं तो बहुत साल से उनसे मिला नहीं हूँ। लेकिन इस तरह से हमने लोगों को करना शुरू किया। ये जो गए तो आप होंगे एज ए प्रोड्यूसर ही ना वहाँ पर? एज ए प्रोड्यूसर जाने के बाद आप अपने प्रोड्यूसर की भूमिका में रहते, उसमें क्या करने की ज़रूरत थी कि आप मुद्रा मंडी तो कर ही रहे थे, इसके अलावा ये सब न्यूज़ गैदरिंग के नेटवर्क बनाना और इतने लोगों को कांटेक्ट करना, मतलब आपका रोल लगता है कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा आपको? जी, मैं एक तरह से वहाँ प्लानिंग एडिटर की तरह से मैंने बहुत सारे वहाँ इवेंट्स प्लान किए, क्योंकि मैं दरअसल जब मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ प्योर जर्नलिस्ट बैकग्राउंड के लोग नहीं थे। वो या तो बीबीसी में कोई कहीं हिंदी अधिकारी थे या कहीं प्रोफेसर थे, या वो पहले कहीं किसी काम से आ गए थे इंग्लैंड और उनको फिर जॉब मिल गया था, वहाँ पर हिंदी जानने वाले लोगों की कमी थी, या फिर आकाशवाणी से कुछ लोग ब्रॉडकास्टर आते थे, कोई जर्नलिस्ट नहीं आते थे। वैसे अच्छा, अभी इस वक्त याद करिए हमारे लिए कि जब आप पहुँचे तो कितने लोगों की टीम रही होगी जो आपसे ठीक पहले से वो कर रहे थे, जिनके नाम आपने लिए भी कि कुछ आकाशवाणी से गए होंगे, कुछ वहाँ हिंदी ऑफिसर होंगे, कौन कौन बड़े बड़े नाम थे? जी, उस समय जो है मुझे उनके साथ काम करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन रत्नाकर भारती बड़ा नाम एक तरह से था, क्योंकि वो इमरजेंसी के ज़माने में बहुत पॉपुलर होते। वो आज तक प्रोग्राम जो हमारा बहुत पॉपुलर रहा है उसको वो करते थे। लेकिन मैंने उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, हालांकि मिले वो बहुत बार, उसके बाद में उनसे बात करके सीखने का मौका मिला। ओंकारनाथ श्रीवास्तव जो इलाहाबाद के थे, वो उनके साथ काफ़ी साल हमने काम किया। इसी तरह से जो है अचला शर्मा तो हमारे साथ इतने समय थी, अभी कुछ साल पहले रिटायर हुई हिंदी सर्विस की, वो हेड बन के रिटायर हुई हैं।
ये सब लोग पहले से थे? ये अचला मुझसे पहले से थी। अचला मुझसे कोई साल भर पहले आई थी। हाँ, और रमा पांडे तो मेरे साथ ही आई थी, करीब करीब हम लोग साथ ही गए थे। इसी तरह से नीलाभ अश्क मुझसे पहले गए थे। अश्क जी के बेटे एक मनोज भटनागर थे, बांके बिहारी भटनागर, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट होते थे, साप्ताहिक हिंदुस्तान के एडिटर, उनके बेटे। वो जो है बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट थे और न्यूज़ का उनको कोई बहुत चाव नहीं था, लेकिन वो इस तरह के प्रोग्राम करते थे बड़े शौक से। इसी तरह से रजनी कौल थी, महेंद्र कौल एक नामी ब्रॉडकास्टर थे आकाशवाणी के एक ज़माने के, कश्मीरी थे, वहाँ थे वो। आकाशवाणी के बाद वो वॉइस ऑफ अमेरिका गए, वॉइस ऑफ अमेरिका से बीबीसी आए, बीबीसी टेलीविज़न की एशियन नेटवर्क, एशियन यूनिट उन्होंने शुरू की थी। तो उनके साथ तो मैंने काम करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो पहले रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनकी पत्नी रजनी कौल के साथ मैंने काम किया मैंने। इसके अलावा एक साहब थे सुभाष वोरा, एक जो कि अमेरिका चले गए, वॉइस ऑफ अमेरिका काम करने चले गए। और इसके अलावा जो है, और मेरे 1 साल के बाद में विजय राणा आए हैं। इस तरह से लोग रहे हैं। एक मुझसे पहले थे लेकिन जा चुके थे, उनको मैं फिर दिल्ली आकर मिला, गौरी शंकर जोशी एक थे। लेकिन ये सब लोग, और उर्दू वाले लोग भी होंगे। उर्दू, हाँ, उर्दू के जो थे, देखिए ये एक और मैं आपको दिलचस्प चीज़ बताता हूँ। मैं जब यहाँ से गया था, मैं सोच के गया था कि मेरी दोस्ती तो वहाँ उर्दू सर्विस के लोगों से तो इसलिए नहीं होगी, वो तो पाकिस्तानी लोग होंगे, तो वहाँ पर बंगाली सर्विस है, तमिल सर्विस है, उन लोगों से मिलना। हुआ क्या कि सबसे पहली जो दोस्ती हुई आपकी उर्दू सर्विस के लोगों से हुई। उनसे आप एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, उसको वो उर्दू कहते थे, हम उसको हिंदी कहते थे, दरअसल वो हिंदुस्तानी थी। और उन लोगों के साथ में हमारा ज़्यादा उठना बैठना हुआ। और मैं उस समय तो जो लोग काम कर रहे थे, अतर अली साहब थे जो कि नामी, वो जंग के एक ज़माने में सीनियर कॉरेस्पोंडेंट थे और काफ़ी उनको अच्छा जर्नलिस्ट माना जाता था। वो सीनियर प्रोड्यूसर थे उर्दू सर्विस के। इसके अलावा जो मुझे याद आता, रज़ा अली आबदी थे, सारा नकवी थी। इसके अलावा वक़ार अहमद, अभी उनका इंतकाल हुआ है हाल ही में। वो तो प्रोफेसर थे, बहुत ही एकेडमिक बैंड के आदमी। और ऐसे वो लखनऊ के थे, उनका परिवार चला गया था कराची, लेकिन फिर लखनऊ आ गए। और उनका जो है उनके साथ अक्सर हमारी बातें होती थी। और वो उन लोगों में से थे जो मेरे जैसे लोग कभी अगर महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज़ करें तो वो डिफेंड करते थे, वक़ार अहमद जैसे लोग जो हैं। तो ऐसे लोग थे कि जिनको मैं मानता हूँ कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। और एक मोहम्मद गयूर थे जिनके साथ मैंने पाकिस्तान पर एक किताब भी लिखी थी मिलकर, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट थे। तो वहाँ उन लोगों के साथ में, हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे बंगाली और तमिल लोगों के साथ भी दोस्ती थी, लेकिन इन लोगों के साथ, उनके साथ हमें अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ती थी। वहाँ पर बंगाली सर्विस में हमारे जो वेस्ट बंगाल वाले लोग थे वो बोल लेते थोड़ी बहुत हिंदी, वहाँ के लोग भी थोड़ा बहुत बोल लेते थे, लेकिन वो जो जिस तरह से कहते हैं ना, आप ईजीली आप बात करते हैं, हाँ? जैसे आप पब में बैठे हैं अपने क्लब में बीबीसी के, तो उसमें उर्दू सर्विस के लोगों के साथ ज़्यादा बैठना होता था। तो हमारी काफ़ी उर्दू और हिंदी के लोगों के साथ में। दूसरी बात ये कि मेरी पीढ़ी के जो लोग थे, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लोग थे, उनकी हमारी अच्छी छंती थी, क्योंकि हमने तो कोई ना हिंदुस्तान बनवाया था ना पाकिस्तान बनवाया था। हम तो बाद के, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए, हम हिंदुस्तानी थे, वो पाकिस्तानी थे। जो हमसे पहले की पीढ़ी थी उसमें ये ज़रूर था थोड़ा सा कि ये तो जो है एक लगता था कि ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया होगा, इसलिए ये वहाँ पर उर्दू स्पीकिंग होते हुए भी ये उर्दू सर्विस में काम कर पाकिस्तान चले गए, और ये जो था। लेकिन इससे हमारे वहाँ रिश्तों में कोई, और ये बात
आगे जाकर हमने देखा कि देश में भी, ब्रिटेन में भी हमारी पाकिस्तानी लोगों के साथ में कोई समस्या नहीं थी, उठना बैठना उनके साथ हमारा रहा। बल्कि उससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या समझने को मिलती थी, वो बल्कि हम से ईर्ष्या करते थे, कहते थे कि भाई आपके यहाँ देखिए डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ तो ये नहीं है। और अभी तक याद है कि हमारे यहाँ एक ओबैद सिद्दीकी, हम उर्दू सर्विस में थे, यहाँ से गए थे और वो बहुत चिढ़ाते थे उर्दू सर्विस के लोगों को, अभी देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, आप क्या बात करते हैं, हमारे यहाँ देखिए मुसलमान जो है, आपके यहाँ हिंदू ये सब बड़ी पोस्ट पे पहुँच सकता है जो हमारे यहाँ पहुँच सकते हैं मुसलमान। तो वह कहते थे कि आपके यहाँ बड़ी गुर्बत है, आपके यहाँ तो गरीबी है। किस गरीबी की बात कर रहे हैं, आपके खाने को नहीं मिलता। तो ऐसे उनको चढ़ाया करते थे ओबैद सिद्दीकी जैसे लोग। इसी तरह से ये तो, और मेरे बाद के जो लोग हैं जो भारत के, जैसे सीमा चिश्ती हैं या जो मेरे बाद आए हैं, या इसके अलावा शाजी, ये इन लोगों का तो उर्दू सर्विस के लोगों के साथ उठना बैठना भी नहीं था, क्योंकि उनको जो है हमारे, और वो ठीक से उर्दू, मतलब शायद शाजी फिर भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं उर्दू, क्योंकि वो उनके फादर जो हैं अच्छे कवि लेखक रहे हैं, बदिउज़्ज़मा। लेकिन सीमा तो जो है उनको तो उर्दू बोली नहीं जाती थी, तो उनको जो है हमारे साथ हम लोग मजाक करते थे कि भाई जो है तुम तो उर्दू में बात ही नहीं कर सकती। तो खैर, तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो पीढ़ी जो थी, मतलब हम लोग बड़े, ये जो पीढ़ी है, बड़े नेशनलिस्ट मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम जो थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो है उसके बाद ज़माना कैसे बदला, भारत की राजनीति ने किस तरह की करवटें ली हैं और उससे लोग अलग तरह से प्रभावित हुए हैं, वो अलग बात है। लेकिन बीबीसी में एक हमारा बहुत ही पारिवारिक माहौल रहा है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिला। और ये सब जो है, परवेज़ आलम तो कुछ साल तक थे उर्दू सर्विस में, कुछ दिन उन्होंने काम किया। तो बल्कि मैं कहता था कि परवेज़ से, मैं कभी कभी मजाक में कहता था कि परवेज़, आई मे बी ए बेटर जर्नलिस्ट बट यू आर मच बेटर ब्रॉडकास्टर। मैंने कहा मैं तो अभी तक जैसा जर्नलिस्ट पहले था वैसा ही हूँ, लेकिन असल में तुम हो ब्रॉडकास्टर। क्योंकि वो हर तरह के प्रोग्राम करते थे, मैं सिर्फ न्यूज़ करंट अफेयर्स करता था, मुझे और किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और यही वजह थी कि बाद में मैं न्यूज़ रूम में काम करने चला गया और बीबीसी का पहला कॉरेस्पोंडेंट, बॉम्बे का, मुंबई का मैं पहला कॉरेस्पोंडेंट था, वेस्टर्न इंडिया कवर करने के लिए भेजा गया था मुझे। जी, आप देखिएगा कि एक ज़माने तक इस बात का ही चर्चा होता रहा कि भारत में जो समाचार और करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम हैं उनसे ज़्यादा विश्वसनीय बीबीसी रहा, जिसको आप लोगों ने बनाने में कहिए कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी। लेकिन जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे थे, आप तो खुद तो जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से गए थे, लेकिन बहुत मिक्स बैकग्राउंड के लोग भी ऑलरेडी वहाँ थे, तो क्या वो इस श्रेय के सचमुच हकदार हैं कि बीबीसी को ये कहा जाए कि बीबीसी ने उन योग्य पत्रकारों और प्रसारकों के बल पर वो श्रेय हासिल किया होगा, या फिर ये एक मिथ की तरह, जब आप अभी थोड़ा सा डिटैच होकर देखते हैं तो बताइए। मैं समझता हूँ कि बीबीसी ने हम सब लोगों को बहुत कुछ दिया है, हमने भी कुछ दिया ही होगा बीबीसी को, वरना बीबीसी के लोग हमको एम्प्लॉय नहीं करते और इतने दिन तक हम बीबीसी में काम नहीं करते। बीबीसी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और हम बहुत ही लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम बीबीसी में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो हमारे साथी हैं। वहाँ जो ट्रेनिंग है हमारी, वो मैं समझता हूँ कि दुनिया में वैसी कहीं नहीं है। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, मेरे डीएनए में अब बीबीसी है। मैं इम्पार्शल, मतलब हमारे जो सबसे जो बड़ा जो वैल्यू है हमारी बीबीसी की, वो है इम्पार्शलिटी। बाकी सारी चीज़ें आप कर लीजिए, मतलब मैं कहीं कोई साइड ले ही नहीं सकता। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, मेरी सिंपैथी किसी के साथ हो सकती है। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे कुछ परिवार से संबंधित या फैमिली या कोई दोस्त लोग किसी उसमें आए
और या हमें उन्होंने समझा कि अब तो हमारे ये तो दोस्त हो गए हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, तो अब हम तो उनको सिंपैथेटिकली इंटरव्यू करेंगे। लेकिन हम माइक के सामने तो फिर हम खेल में मियाँ जी किसी के यार नहीं, तो हम बहुत उनको हार्ड टाइम देते थे। मुझे अभी तक याद है कि बहुत लोग नाराज़ हो जाते थे कि भाई आप तो जो है आप हमसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। कभी ये तो मेरा काम है। तो इसलिए कभी कभी मुझे जो है दूसरे देशों में, जब मैं, भारत भी उसमें शामिल है, जब मैं देखता हूँ कि पत्रकार इस तरह से खुल के सवाल नहीं पूछता या अपना जो बैलेंस वो खो देता है, इम्पार्शल नहीं रहता, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरे ख्याल में हम सभी पत्रकारों को सबसे ज़्यादा जो है निष्पक्ष होना चाहिए। हम किसी की साइड हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें सबको साथ लेके चलना है। हाँ, मतलब सबको साथ लेके चलना वाली बात तो पॉलिटिशियन वाली बात हो गई, वो नहीं, लेकिन हमें सबकी साइड लेनी है, मतलब हमें सबका पक्ष सुनना है। और ये हम छोड़ दें अपने पाठक पर या लिसनर पर कि वो क्या इससे निष्कर्ष निकालता है। मैं जो बहुत से पत्रकार, खासकर मैंने देखा है जो भारत के टेलीविज़न मीडियम में लोग जो एक तरह से सीख देने लगते हैं, प्रीच करने लगते हैं। मैंने तो देखा छोटे छोटे यंग रिपोर्टर, अभी 2-2 साल से रिपोर्टर हैं, वो प्रीच करते हैं हमें सरकार को ये कर लेना चाहिए या भारत के लोगों को ये सबक सीखना चाहिए। अरे भाई आप रिपोर्ट कीजिए, जैसे जो चीज़ हो रही है आप लोगों को बता दीजिए, अब लोगों पर छोड़िए कि वो क्या सीख लेते हैं। मेरा पर्सनली ये सोचना है कि हमें जो है सबका पक्ष रखना है और हमें खुद निष्पक्ष रहना है। ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। यही मैंने बीबीसी से सीखा है और इसीलिए मुझे बीबीसी पर गर्व है। सबसे बड़ा मुझे जो फ़ख्र है बीबीसी में काम करने का, वो ये है कि मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं वहाँ सर। देखिएगा कि जो इंटरव्यूज़ आपने किए, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि जो बहुगुणा जी के साथ आपने फ़ोन पर, वो एक नई चीज़ ही एक तरह से थी, लेकिन एक ब्रॉडकास्ट फ्रेमवर्क के भीतर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको एक इंटरव्यू जब लेना होता है तो क्या अप्रोच क्या रखते हैं, मतलब उसमें एक सीमित समय में किए जाने वाले इंटरव्यू में क्या सावधानियां रखते रहे, मतलब आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे जो ज़रूरी काम है जो हर पत्रकार को करना चाहिए, जो मैंने हमेशा किया, जब भी आप किसी का इंटरव्यू करते हैं तो थोड़ा सा काम कीजिए। आप उसके बारे में जानिए, उस विषय के बारे में जानिए, तब इंटरव्यू कीजिए। वरना आप ना तो अपने साथ न्याय कर रहे हैं, ना ही आप जिस संस्था के लिए आप काम कर रहे हैं या इंटरव्यू कर रहे हैं उसके साथ न्याय कर रहे हैं, ना ही आप उस व्यक्ति के साथ न्याय कर रहे हैं जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप जब इंटरव्यू करते हैं तो आप अपने लिए इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, आप अपने पाठक के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, आप अपने श्रोता के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, आप अपने दर्शक के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। आप उसको ध्यान में रखिए। आप सोचिए कि आपका दर्शक क्या पूछना चाहता है इस व्यक्ति से, आपका पाठक क्या पूछना चाहता है, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपने को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे, आप उसके नुमाइंदे हैं। तो ये बात मैंने बीबीसी में सीखी है और यही मैं समझता हूँ कि एक मूल मंत्र हमारा होना चाहिए कि आप होमवर्क करें, आप निष्पक्ष रहें और आप जब बात करें तो उस व्यक्ति की करें जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपका श्रोता, पाठक या दर्शक है। और जो खुद मुद्रा और मंडी में भी तो आपने इंटरव्यू किए होंगे, वो तो उनका पर्पज़ अलग रहा होगा, लेकिन अगर थोड़े लंबे इंटरव्यू को डेडिकेटेड शोज़ भी बीबीसी में शायद चलते रहे जो सिर्फ इंटरव्यू के शोज़ होंगे, तो उनमें से सुने हुए आपके या किए जाने वाले जिन लोगों ने किए उनकी कुछ याद कीजिए। जी, हमारा एक स्लॉट था आपसे मिलिए, ये मैंने बहुत इंटरव्यूज़ उसमें किए, बल्कि लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू 20 मिनट का वही होता था। उसमें मैंने पॉलिटिशियंस के, तो मैंने राजीव गांधी का मैंने 2 बार इंटरव्यू किया, वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनका मैंने 2 बार इंटरव्यू किया, इसके अलावा चंद्रशेखर जी का एज प्राइम मिनिस्टर मैंने इंटरव्यू किया।
और कैबिनेट मिनिस्टर्स तो अक्सर उनके तो इंटरव्यूज़ हम करते थे, और हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं 90s और 80s में, जब ये सब लोग हमें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, और कुछ लोगों से बात करके तो बहुत अच्छा लगता था। जैसे और वो उनसे आप कुछ, जैसे मुझे अभी तक याद है जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, इनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए बहुत ही ढंग से जवाब देते थे। इनको ये कभी सकपकाते नहीं थे हैं कि आप क्या इनसे पूछ रहे हैं, इस तरह के, मतलब ये हमारे नाम आपको दिए। इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं। मुझे अभी तक याद है कुछ लोग उखड़ भी जाते थे, जैसे ये जब सरकार थी जिसमें पहली बार कम्युनिस्ट शामिल हुए थे, देवगौड़ा जी की शायद सरकार थी, मुझे याद नहीं है। उसमें इंद्रजीत गुप्ता, पुराने कम्युनिस्ट नेता, इंद्रजीत गुप्ता ही थे शायद, मुझे अगर याद आ रहा है, तो वो होम मिनिस्टर थे ब्रीफली। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, वो काफ़ी उखड़ गए क्योंकि उस तरह के इंटरव्यूज़ के वो आदी नहीं थे। इसी तरह से मैंने मकबूल फ़िदा हुसैन को एक बार इंटरव्यू किया, काफ़ी नाराज़ हो गए। मैंने हुसैन साहब से पूछा कि आप ऐसे चित्र क्यों बनाते हैं जिससे इतनी कंट्रोवर्सी हो और लोग नाराज़ हो जाएं, जिनसे लोगों की भावना पर चोट पहुँचे। तो हुसैन साहब क्या सवाल कर रहे हैं आप, ये तो मेरा हक है, मैं जो भी बनाऊंगा। ये आप कलाकार से कैसे पूछ सकते हैं, ये तो सवाल ही आपका गलत है। मैंने कहा देखिए यही सवाल तो लोग पूछ रहे हैं आज जो आपके खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं जगह जगह, जो उस समय उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था, कोई पेंटिंग जिसको लेकर उनके खिलाफ काफ़ी शोर हो रहा था। ये अभी हाल की तो बात नहीं, हाल की नहीं, ये कोई 10-15 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त की बात है। तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि लेकिन कुछ ऐसा नहीं, उनसे वैसे बात होती तो बहुत ही प्यार से बात करते थे। और लेकिन मैं एक इंटरव्यू में, मेरा ये मानना है कि आप इस बात से मत आप परेशान होइए कि आपका इंटरव्यू नाराज़ हो जाएगा। आपको अपने श्रोता को रिप्रेजेंट करना है, जो सवाल वो आपको लगता है वो पूछना चाहता है वो पूछिए। जैसे मैंने ये जॉर्ज फर्नांडिस मोरारजी देसाई की सरकार में मंत्री थे, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया भाषण पार्लियामेंट में उसकी सरकार को बचाने के लिए किया। उसके कुछ देर के बाद में उन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया। तो बहुत उनका वो कहा कि ये कैसे आप कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बात की, तो वो नाराज़ नहीं हुए। उन्होंने कहा ये बहुत सही सवाल है, लेकिन जो है, मैं जब तक सरकार में था मेरा काम था सरकार को डिफेंड करना। जब सरकार को मैं डिफेंड किया, लेकिन उसके बाद फिर मुझे अपना भी देखना था, फिर मुझे अपना पर्सनल डिसीजन लेना था। वो मेरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी पर्सनल जो मेरा फ्यूचर था उसके हिसाब से, तो इसमें कोई दो मेल है ही नहीं। तो इस तरह से अब जहाँ तक मैंने कवि प्रदीप जी का इंटरव्यू किया था, जिन्होंने मेरे वतन के लोगों वाला, उनका इंटरव्यू करने के लिए मेरे पास जितने टेप थे सब ख़त्म हो गए। मैंने कहा कि देखिए प्रदीप जी, मेरे पास 20 मिनट का स्लॉट है, 20 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। कहा कि नहीं, आप कैसे हो सकता है। और वो असल में वो इतने भरे हुए थे सुनाने के लिए, कोई उनके पास आता नहीं था सुनने के लिए। बहुत उन्होंने जो है किस तरह से नेहरू जी ने उनको कांटेक्ट किया, लता जी उनके पास आईं, और उसके कहा कि अभी तक लता जी मेरे पास आती हैं 2 साल में एक बार, और मेरा सम्मान करती हैं, मुझे शॉल दे जाती हैं, और बताती हैं कि ये जो गाना है यही अब भी जब मैं कहीं जाती हूँ तो यही एक गाना सुनना चाहते हैं लोग। इसी तरह से मैंने जनरल मानेक शॉ का इंटरव्यू किया, और जनरल मानेक शॉ, फील्ड मार्शल मानेक शॉ, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था जो मैं समझता हूँ हमेशा रेलिवेंट रहेगा। मैंने कहा कि देखिए, आप और पाकिस्तान के जो जनरल हैं सब आप लोग एक ही सैंडहर्स्ट स्कूल की प्रोडक्ट हैं। जनरल ज़िया हों, याहिया ख़ान हों, या अयूब ख़ान हों, आप हों, ये सब लोग आप सैंडहर्स्ट के पढ़े हुए ओरिजिनल
जो ब्रिटिश स्कूल था, सबको अंग्रेज़ों ने आपको ट्रेंड किया। और अब जो है आप ऐसा क्या है कि पाकिस्तान में इतने सारे कू हुए हैं, इतने सारे वहाँ आर्मी ने तख्ता पलट किया है और भारत में नहीं हुआ? ऐसा क्या है? आपको नहीं लगा कि आपको भी पूरे देश पर राज करना चाहिए मार्शल लॉ लगा के? आपको मिलिट्री इंटरवेंशन की नहीं कभी ज़रूरत महसूस हुई? ख़ासकर इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उस वक्त भी नहीं लगा आपको? कहा कि नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा कि दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि भारत में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने हमें संभाल के रखा, हमें जितना सम्मान देना चाहिए था दिया, जो हमें चाहिए था उसके लिए हमें कोई कू करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें जो काम करते थे वो हम जो हमारा पेशेवर काम था उसमें करने में हमें पूरा सहयोग मिला, चाहे वो इंदिरा गांधी हों या उससे पंडित नेहरू हों या इवन लाल बहादुर शास्त्री हों या आज की सरकार हो, हमें कभी कोई समस्या नहीं हुई। दूसरी, भारत लोकतंत्र है और हम बहुत इसके वी आर वेरी प्राउड, हमें बहुत गर्व है कि हम लोकतंत्र हैं और हमें लोकतंत्र बने रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए, आप अगर हम चाहें भी, वैसे तो हम कभी चाहेंगे नहीं, अगर हम चाहें भी, क्या भारत इतना बड़ा देश है, क्या इस पर कोई मिलिट्री हुकूमत हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान में या बांग्लादेश में ही हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पर वो सिस्टम में ही उनके प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ मिलिट्री को मौका मिला। हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है ही नहीं। और फिर मैंने उनसे पूछा था कि जो 71 में जो तो मानेकशॉ ही आर्मी के नेता थे, सभी का उनकी प्लानिंग थी। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने इंदिरा जी से, जो मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा, वो उन्होंने बिल्कुल माना, प्लानिंग से लेकर आने तक। कभी उन्होंने मेरी बिल्कुल, वो इंदिरा गांधी जो है एक प्रोफेशनल आदमी की इज्जत करती थी और कहा कि ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी और हमें इसलिए उसको एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पूरा सहारा था उनकी तरफ से। ऑर्डर हमें वही देती थी, प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल लीडरशिप ही ऑर्डर देती है, उसके बाद हम करते हैं। इसी तरह से और जो मैंने जो है वीपी सिंह साहब को मैंने 1989 के इलेक्शन के बाद में पहला टेलीविज़न इंटरव्यू मैंने किया था उनका। दूरदर्शन के लोग बल्कि नाराज़ हो गए थे कि ऑफिशियल चैनल को नहीं, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दे दिया। तो मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। मैंने बेनज़ीर भुट्टो को 2 बार इंटरव्यू किया, पाकिस्तान के और 1-2 प्राइम मिनिस्टर्स को और सीनियर लीडर्स को इंटरव्यू किया। मैंने कोई दूसरे, मैं बीबीसी का पहला कॉरेस्पोंडेंट था बम्बई में, तो वहाँ मुझे कई लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं जब मैंने शुरू किया था तो वहाँ शुरुआत में ही जब मैं वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में मैं वहाँ पहुँचा हूँ 8 मार्च 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो 19 मार्च को मैं ठीक 10 दिन बाद पहुँचा हूँ। और जिस दिन मैं पहुँचा उस दिन संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी टाडा के तहत, वो राइफ़ल वगैरह उनके पास। सो पहली स्टोरी मेरी बीबीसी की एज कॉरेस्पोंडेंट बम्बई से संजय दत्त की गिरफ्तारी की थी और वहाँ मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला, बहुत सारी स्टोरीज़ करने का मौका मिला। तो बहुत ही खुशकिस्मत था कि मुझे इस तरह की जो है बहुत इस तरह के अवसर मिले मुझे। अभी तक मैंने बीबीसी छोड़ा नहीं, 38 बरस हो गए मुझे। हालांकि अब मैं सोचता हूँ कि रिटायर होना चाहिए मुझे। मेरे साथ के और मेरे बाद के भी काफ़ी लोग रिटायर हो चुके हैं। मैं बीबीसी के जो मेन न्यूज़ रूम है उसमें काम करता हूँ अंग्रेज़ी में, और वहाँ मैं एक सेंट्रल ड्यूटी एडिटर के तौर पर काम करता हूँ। और वहाँ पर जो पूरी दुनिया का जो होता है उसको हम बुलेटिन्स में डालने की कोशिश करते हैं, तो वो मैं करता हूँ। लेकिन वहाँ पर भी जो प्रोफेशनलिज्म है हमारी, आज तक मुझे बहुत गर्व है कि आज भी वो प्रोफेशनलिज्म बीबीसी में है। अब हमारी लैंग्वेज सर्विसेज, मैंने हिंदी सर्विस तो कोई 20 साल पहले छोड़ दिया था,
मुझे बीबीसी में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। मैंने न्यूज़ ट्रेनिंग और लोगों को ट्रेन किया, तो मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। इसके अलावा मैंने जो काम किए हैं उसमें 1900 जब 40 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 40 साल हुए या फिर 50 साल हुए, 1987 और 1997 मैंने सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स किए थे। जब 40वीं एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस की, तो मैंने कई लोगों को इंटरव्यू किया था। जब अब तो है भी नहीं, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को मैंने इंटरव्यू किया। मुझे अभी तक याद है कि मैंने उनसे पूछा था कि अब्बास साहब, आप जैसा हिंदुस्तान का आपने सपना देखा था, क्या वो बन पाया? कहा कि नहीं। क्यों? कहा कि देखिए, हम तो प्रोग्रेसिव हिंदुस्तान बनाना चाहते थे। हमारे तो सब उस तरह से, हमने पंडित जी से कहा भी कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो कैपिटलिज्म ला रहे हैं। हाँ, कहा, और वो जो उनका झुकाव थोड़ा सा कम्युनिज्म की तरफ था, और उनको लगता था कि ये बिल्कुल हम उस तरह से तरफ ले जाएंगे। और देखिए इनइक्वालिटीज़ कितनी हैं इस सिस्टम में। और इस तरह से जो है बहुत, क्योंकि वो बीमार थे तो बहुत लंबी बात तो नहीं हो पाई, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि वो उस समय भी मतलब ऐसा नहीं है कि उनको फ़ख्र नहीं था हिंदुस्तान में जो कुछ उस समय तक 40 साल में हुआ। उनको कहा कि उनके हिसाब से बिल्कुल जो है सोशलिस्ट सिस्टम होना चाहिए था, जो उनके हिसाब से जो उन्होंने कहा कि उन्हें 2-3 बार नेहरू जी से मिले, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसी तरह से मैंने जो के बिरला जी को इंटरव्यू उसी दौरान किया था। वो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम लाना चाहते थे, तो वो एक तरह से। दूसरा तो ये मतलब भारत में जो विविधता, जो भारत का जो एक कैरेक्टर रही है, वो इन इंटरव्यूज़ में मुझे देखने को मिली। अच्छा, हिंदी सर्विस के अलावा आपका क्या अनुभव इस बारे में बताता है बीबीसी एक संस्था के रूप में, कि वो राष्ट्रीय स्मृतियों के डॉक्यूमेंटेशन का कोई उनके पास कोई प्रोजेक्ट, ऐसी कोई चीज़ है कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल तक एक आदमी काम कर रहा है, चाहे वो लिटरेचर में कर रहा हो, म्यूज़िक में कर रहा हो, थिएटर में कर रहा हो, उसको एक प्रोजेक्ट की तरह उसे डॉक्यूमेंट करना, एक लॉन्ग ऐसे, चाहे तो वो इंटरव्यू के रूप में या फीचर के रूप में, ऐसा कोई आपके नज़र से गुजरा? बीबीसी ने उसको एक योजना के तहत, क्योंकि ये एक ऐसा प्रसारण संस्थान है जो सबको राह एक तरह से दिखाता है, मतलब एक वैनगार्ड की तरह है। नहीं, हमारे यहाँ तो आर्काइव्स तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लैंग्वेज सर्विसेज ने अपने अपने आर्काइव्स रखे हैं, लेकिन मेन जो हमारा बीबीसी का वो तो अंग्रेज़ी में है। उसमें पुराने इंटरव्यूज से लेकर वो सब है। वो अलग महकमा है बिल्कुल, जो मेन अंग्रेज़ी का है। लेकिन लैंग्वेज सर्विसेज का, अब जैसे मेरे 1-2 इंटरव्यूज़ मुझे आई एम श्योर कि होंगे यहाँ बीबीसी हिंदी सर्विस के पास। हम हिंदी सर्विस तो यहाँ शिफ्ट हो गई है अब, इसी तरह से उर्दू सर्विस के होंगे। तो इस तरह से है। तो आर्काइव तो हैं हमारे। अब उसमें बाहर के लोगों के लिए वो कितना, हमारे तो उसी आर्काइव्स के बल पर, पुरानी जो फिल्में के बल पर या पुरानी रिकॉर्डिंग्स के बल पर हम नए आज के संदर्भ के प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, मुद्रा और मंडी के अलावा भी आपने कोई साप्ताहिक कार्यक्रम किया? मैंने एक विवेचना नाम से एक प्रोग्राम किया था, जो कि करंट अफेयर्स प्रोग्राम था। करंट अफेयर्स प्रोग्राम वो हिंदी सर्विस का, वो एक विषय पर हम कोई 20 मिनट तक चर्चा करते थे। उसमें कई पक्ष होते थे, उसको एनालाइज करते थे, विवेचना करते थे उसको। वो मैंने काफ़ी साल किया। इसके अलावा तो मैंने जो डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम है वही किए। कभी कभार, जैसे कभी हो सकता है मैंने एक आध बार कभी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर दिया हो, या दूसरे प्रोग्राम से कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा ले लिया हो। लेकिन मेरा असली जो काम था वो रिपोर्टिंग का ही था। मुझे अभी तक याद है, मैं नया गया था, 1983 का चुनाव मेरे रहते हुआ वहाँ पर पहला चुनाव। तो मैंने कहा कि देखिए, ये अंग्रेज़ी में मैं ये यहाँ देखता हूँ कि ये जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर ये पीस टू कैमरा करते हैं, और ये तो हमें भी हिंदी में मैं चुनाव में, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वहाँ से रिपोर्ट करना चाहता हूँ।
10 डाउनिंग स्ट्रीट से। तो उस ज़माने में तो टेलीफोन नहीं होते थे। कहा कि ये तो वहाँ तो उनके पास तो है वो सुविधा, वो तो हमारे पास हिंदी में नहीं होगी, लेकिन जो है तुम वहाँ जाओ और वहाँ से रिपोर्ट करके लाओ। और इसके लिए तो फिर मैंने वो रिपोर्ट की। तो बहुत वो ओरिजिनल रिपोर्ट थी और मैं तो ओरिजिनल के लिए तरस रहा था। तो ओरिजिनल रिपोर्ट वहाँ ट्रांसमिशन में हमारी गई। इसी तरह से 87 में तब तक जो है वो सुविधा हो गई थी कि मैं वहाँ से ब्रॉडकास्ट कर सकता था। उसके इलेक्शन में फिर मैंने वहाँ से किया था। तो जो है चीज़ें बदलती हैं। दूसरी बात जो बीबीसी की है, जो मैं समझता हूँ कि यहाँ सीखने की ज़रूरत है, हालांकि कोशिश तो यहाँ सब करते हैं, समय के साथ बदलना चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी तो समय के साथ बदलती है, इसके अलावा जो है हमें किस तरह से उस टेक्नोलॉजी से जूझना है, या जो समय जिस तरह से बदलता है उसके लिए आपको तैयारी करनी होती है, उसकी ट्रेनिंग आपको करनी होती है। जैसे आज भी मैं इतने साल से 38 साल से मैं बीबीसी में हूँ, आज भी मैं बीबीसी के जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो मैं करता हूँ। तो ये हमारे यहाँ भारत में जो पत्रकार हैं वो उनको लगता है कि एक बार काम कर लिए, जैसे डॉक्टर ने एक बार पढ़ाई कर ली सारे समय हो गया, आप ऐसा ही पत्रकार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। उनको लगातार अपने को ट्रेंड रखना चाहिए। ये जो आपने हाँ, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है, और अपने को आपको तैयार रखना चाहिए आगे के लिए। इसीलिए मैं हिंदी से अंग्रेज़ी में आने, मुझे कोई मेन स्ट्रीम में, हिंदी सर्विस से मेन स्ट्रीम में काम करने मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता था कि अपने को प्रोफेशनली आपको अलाइव रखना चाहिए। उसके लिए मतलब आज अगर आपको सुनना हो तो मुझे क्या ट्यून इन करना होगा, कहाँ, किस रेडियो पर जाना होगा? मैं तो आजकल तो मैं बहुत कम वॉइस पीसेस करता हूँ, वो तो अंग्रेज़ी में ही बहुत ही कम ऐसा होता है जो। लेकिन हमारी जो मेन जो रिकॉर्डिंग होती है, अगर कोई कॉरेस्पोंडेंट अवेलेबल नहीं होता और स्टोरी हमें हेडलाइन बनानी होती है, तो हम अपने आप ही डेस्क का ही कोई व्यक्ति उस पर एक डिस्पैच कर देता है। तो मैं भी कभी कभी करता हूँ उसमें। तो वो कहाँ सुनी जा सकती है? जो मेन जो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस न्यूज़ इंग्लिश में जो है, हर घंटे वो बुलेटिन होती है, एवरी आवर ऑन द आवर। आखिर में पूछूंगा क्योंकि आपको शायद कहीं जाना है। जी मुझे जाना है। कि मुद्रा और मंडी 20 मिनट का शायद प्रोग्राम होता होगा, और वो पूरी तरह स्क्रिप्टेड होता था, और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आप लोग उसको, उसमें मोनोटनी ना आए उसको करने के लिए क्या? नहीं, वो दरअसल उसमें क्या था कि वो एक बिजनेस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स का प्रोग्राम था। तो उसमें हम उसमें जो भी बिजनेस जगत की या आर्थिक जगत की जो खबरें थी उनको हम देते थे, उसमें इंटरव्यूज़ भी करते थे, और उसमें दुनिया भर की चीज़ें, भारत की और भारत के बाहर, उसमें करते थे। उसमें कई हम करते ये थे कि कुछ 4-5 आइटम उसमें रखते थे, उसको हम एनालाइज करते थे। और इसके अलावा मैंने जो है कुछ मैंने करंट अफेयर्स, कुछ रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने की। मैंने बीबीसी टेलीविज़न में भी काम किया। वहाँ पर मैंने, जब ये ट्रबल शुरू हुई 1989 में, 1990 में मैंने बीबीसी टेलीविज़न के लिए कश्मीर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। एक मैं ये भारत वाले कश्मीर में गया था, पाकिस्तानी साइड से के लिए एक हमारी एक पाकिस्तानी ओरिजिन की जर्नलिस्ट थी, वो गई थी, तो हम दोनों ने मिलकर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो जो है इस तरह का काम भी मैंने किया है। और ऑनलाइन मैंने यूजीसी में काम किया। ये आज से 10 साल पहले मैं बीबीसी की जो सोशल मीडिया यूनिट है उसमें काम किया। तो मैंने ऑनलाइन में जो हमारा ऑनलाइन न्यूज़ रूम है वहाँ भी काम किया थोड़ा सा। तो मैं अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने सारी विधाओं में काम किया, रेडियो, टेलीविज़न, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, सब जगह काम किया। लेकिन पहला जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट लव मेरा हमेशा रेडियो रहा है। तो मैं अपने को आज भी रेडियो जर्नलिस्ट मानता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।